हेलो बच्चों, तो आज हम सेल का आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट और उससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप ज़रूर से पढ़ना और उसके नोट्स बनाना। उसके बाद इस पार्ट को समझो और इसके भी नोट्स साथ साथ बनाते रहो। ठीक है, अब आगे और ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिल है गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस। अब ये गोल्गी अपैरेटस सेल के अंदर क्या काम करता है? ये करता है पैकेजिंग एंड शिपिंग। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। किसी भी सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पैक करता है और जहाँ पे सेल को ज़रूरत है वहाँ पे शिपिंग वाला अपना काम करता है। ठीक है, ये क्या है? गोल्गी अपैरेटस। ये दिखता कैसे है? ये कुछ ऐसा दिखता है। गोल्गी अपैरेटस कुछ ऐसा दिखता है। इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ स्टैक्स ऑफ फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसका ऐसे स्टैक बना हुआ है इस तरीके से, एक के ऊपर एक। ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पे। इसी को हम क्या कहते हैं? गोल्गी अपैरेटस। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलो। इट इज़ फंक्शनली लिंक्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो फंक्शन होता है लिंक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर ऑर्गेनल्स। मतलब कि इसका जो फंक्शन होता है वो किस किस से लिंक होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनल्स से रिलेटेड होता है फंक्शनली। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस एक्ट लाइक सेल पोस्ट ऑफिस। इसीलिए ये सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये इन सब से लिंक्ड होता है, तभी ये ज़रूरत कुछ चीज़ों को पैक करता है और शिप करता है। ठीक है, और एक तरीके से ये सेल का पोस्ट ऑफिस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट मॉडिफाइज, sorts and packages proteins, lipids into vesicles for transport, secretion और lysosomal formation। ये क्या क्या करता है? ये देखो, कुछ भी चीज़ पैक करना है तो उसको सबसे पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसको पैक नहीं कर सकते। मान लो कि बहुत बड़ा मटेरियल है सेल के अंदर, तो उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर से उसको छोटा करेगा, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सॉर्ट आउट करेगा, फिर उसको पैक करेगा, फिर उसको जाके शिप करेगा। ठीक है, इसीलिए ये इट मॉडिफाइड, सॉर्ट्स, देन पैकेजेस प्रोटीन, लिपिड्स इनटू वेसिकल्स के अंदर। उसके बाद पैक किस में करता है? एक वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पैक कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा? फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइसोसोमल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड देखा आपने, लाइसोसोमल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? लाइसोसोमल फॉर्मेशन करता है ये। अब ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनिल होता है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस में इतना आपको समझना है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिल है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम देखो क्या होता है। लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक सैक होता है। द सैक्स आर फिल्ड विद एंजाइम्स विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इवन डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ सेल। प्रोटीन की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेना और कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेना बच्चों। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है? लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन का एक सैक लाइक ऑर्गेनिल होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स का क्या काम होता है? एंजाइम्स विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और कुछ भी डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल। अनवांटेड मतलब जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए सेल को, कुछ वेस्ट प्रोटीन होगा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जो सेल को नहीं चाहिए होगा, कुछ फैट्स होंगे और कुछ सेल का डैमेज्ड पार्ट होगा। उन सबको तो हमें साइड करना है ना। जो डैमेज हो गया वो भी एक तरीके से वेस्ट होगा। तो ये इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देयरफॉर इट कीप द सेल क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, तो ओवरऑल लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? लाइसोसोम सेल को क्लीन करता है और हेल्दी रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोम आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। अब जो भी प्रोडक्ट बना है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको तोड़ तोड़ के, ब्रेकडाउन मतलब तोड़ना, उसको छोटा छोटा जो भी उसने तोड़ दिया लाइसोसोम ने, वो रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस। अब वो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है वो शायद किसी अदर काम में यूज हो सकता है। ठीक है, जितने भी वेस्ट होते हैं उसको छोटा छोटा तोड़कर उसको अलग सेलुलर एक्टिविटीज में हेल्प लिया जाता है उन वेस्ट प्रोडक्ट का। इस तरीके से सफाई होती है सेल के अंदर, जो कि लाइसोसोम का फंक्शन है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना।
माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, बिकॉज इट सप्लाइज द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। जितने भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। उस एनर्जी को कौन पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। इस तरीके से देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरीके से मेम्ब्रेन होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंड पोरस। एंड द इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टा। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह मैंने फोल्ड करा है ना। अंदर का मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये? ताकि ये हेल्प कर सके, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, बाहर का मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ एंड पोरस होता है और अंदर का ऐसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने से क्या हुआ? इसके अंदर जो सेल का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी वैसे, इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है? एनर्जी ग्लूकोज से ही तो मिलती है ना, ठीक है। एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी और जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब से एनर्जी मिलेगी। अदर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स हो गया और जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलेगी। डायरेक्ट नहीं मिलती एनर्जी, उन चीज़ों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, तब जाके एनर्जी रिलीज होता है और फिर एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? ग्लूकोज और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन हो रहे हैं ताकि हमें क्या मिले? टू रिलीज द एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस के दौरान? सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? द एनर्जी आर रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो भी एनर्जी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सिंपल, इतना समझना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, द एटीपी इज एक्ट एज एनर्जी करेंसी एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। अभी समझा आपने कि जितनी भी एनर्जी वहाँ पे हो रही है, एनर्जी जो भी बन रही है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, वो मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें स्टोर हो रहा है? एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एनर्जी करेंसी की तरह काम आता है सेल के अंदर। एनर्जी करेंसी मतलब सेल को कुछ काम करना है, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल क्या यूज़ करेगा? एटीपी का एक मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, ठीक है। करेंसी की तरह वो एटीपी यूज़ करेगा। उसको कुछ भी काम करना है तो उसको एक एटीपी चाहिए तो एक एटीपी यूज़ करेगा, उसको 2 एटीपी चाहिए तो 2 एटीपी यूज़ करेगा सेल, ठीक है। तो ये एक तरह से एनर्जी करेंसी होती है एटीपी मॉलिक्यूल सेल के अंदर, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका कोई अपना डीएनए या राइबोसोम्स नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। इट इज़ अ सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस। ये एक फूड सिंथेसिस का सेंटर होता है, मतलब कि खाना पकाने का एक सेंटर है। इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। खाना कौन पकाता है? प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट यूज स्पेशल ऑर्गेनिल फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड प्रोवाइड्स कलर्स टू फ्लावर्स आर नोन एज प्लास्टिड। तो एक जनरल वे में प्लास्टिड को हम कैसे समझते हैं? प्लास्टिड क्या है आखिर? प्लास्टिड एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनिल है जो कि प्लांट सेल में होता है, और इसका क्या क्या काम है? एक तो ये फूड को बना रहा है, ठीक है, फिर फूड को वो स्टोर कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है? और वो कलर भी प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर्स को, ठीक है। ये होते हैं प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड के टाइप्स भी होते हैं, तभी ये इतने सारे काम कर पा रहा है, ठीक है। फूड बना रहा है, स्टोर कर रहा है, कलर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ो इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखो, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स।
देखो टाइप्स क्या क्या हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा लिकोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी बस इतना नोट डाउन करो, इतना समझो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने गोल्गी अपैरेटस पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, और प्लास्टिड का स्टार्टिंग का प्लास्टिड क्या होता है उसकी जनरल डेफिनेशन पढ़ी, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लो और इसको रिवाइज करना। ठीक है, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत हेल्प होगा आपको चैप्टर को रिवाइज करने में। बुक खोल के बार बार रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे बढ़िया आप नोट्स बनाओ और नोट्स को पढ़ो बार बार। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का प्लास्टिड का आगे का डिस्कस करेंगे, उसके सारे टाइप्स क्या होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।